नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 13 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टर्म होता है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का होता है। तो इसमें आज हम पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, 20 प्रश्नों को देखेंगे और बाकी आज के डेली करंट अफेयर के तहत हम 10 प्रश्न उसमें भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, यानी कि इकोसिस्टम में जो एक सस्टेनेबल बायोग्रुप होता है वो उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, मतलब किस शब्द से उसको जाना जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसको कहते हैं इकोटोन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसको इकोटोन कहते हैं। इकोटोन एक संक्रमण स्थल होता है, एक आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन स्थल होता है, एक संक्रमण स्थल ये होता है। दो भिन्न समुदायों के बीच में ये संक्रमण क्षेत्र होता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र अगर पूछा जाए आपसे तो वो महासागर होता है, लेकिन ये जो है एक संक्रमित क्षेत्र होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्नीज नेस ने। अर्नीज नेस ने 1973 में गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि मानव को प्राकृतिक जरूरतों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है सिवाय महत्वपूर्ण जरूरतों की। अगर महत्वपूर्ण जरूरतें हैं तो उनमें हस्तक्षेप वो कर सकता है, नहीं तो वैसे उसको हस्तक्षेप इसमें नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे ये हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं समस्या हो रही है। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे ज्यादा उत्पादकता, फिर उससे कम। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है? मैंग्रोव की। और सबसे कम उत्पादकता किसकी है? आप ऐसे सेट करिए इसको। तो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता है मैंग्रोव की, फिर घास स्थल की, फिर झील की और फिर महासागर की। उत्पादकता महासागर की कम होती है, मैंग्रोव की सबसे ज्यादा और फिर ऐसे ये घटता क्रम है। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम देखें किसी चीज का समावेशन हो रहा है तो सांद्रण सबसे ज्यादा किसमें प्रतीत होगा, है ना, प्रदर्शित होगा। तो ये सांद्रण किसमें, जिसको जो खाएगा खाता चला जाएगा, तो जो लास्ट वाला खाने वाला वे होगा जीव, उसमें सांद्रण सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर ये क्रम आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको देखिए, खाद्य श्रृंखला में जो डीडीटी है, डीडीटी का सांद्रण, जैसे यहाँ डीडीपी पे प्रश्न पूछा जाए अगर, तो डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक, तृतीय पर उससे ज्यादा और अंतिम स्तर पर सबसे अधिक होगा। क्योंकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, इसलिए डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक सांप में होगा, क्योंकि सांप और कई जीव जंतुओं को खा जाता है। भैंस तो ऐसे है नहीं, है ना, चींटी भी ऐसी नहीं है, सांप ऐसा है। और टिड्डा टिड्डा तो बिल्कुल फलाहारी वाला सिस्टम इसका रहता है, घास फूस खाता है, तो सांप ही इसमें तृतीय उपभोक्ता है, तो यही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है? बायोमास का पिरामिड कौन से पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सोच कर देंगे तो आप दे सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तालाब में। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये उल्टा बनता है, किसमें? तालाब में। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसा रहता है। लेकिन जो इसमें बनता है तालाब में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तो इसमें क्या होता है, जीवभार का पिरामिड उलट जाता है। जैसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ घास फूस है और इस घास फूस पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी संख्या उससे कम है, और यहाँ पर इसके उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, बात समझ लीजिए ऐसे। अगला जो प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण होने के पश्चात क्या होती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती है? एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में अगर जाएगी तो ऊर्जा की मात्रा घट जाएगी, है ना। उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन होता है तो उसका ह्रास होता है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है, एक पोषण स्तर से दूसरे फिर तीसरे, ऐसे घटती चली जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है पारिस्थितिक तंत्र में? जो पारिस्थितिक तंत्र है उस निकाय में
एनर्जी का सोर्स क्या है, तो यह है सौर ऊर्जा। ठीक है, हर एक ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये सौर ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा के बिना तो ऊर्जा हो ही नहीं सकती। सभी प्रकार के जीवन का सहारा, सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत ये सौर ऊर्जा ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायट्रम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, इन्हीं तीनों में ये सेट करना है। तो इसको आप अगर सही से सेट करेंगे तो पहला हो जाएगा डायटम, फिर क्रस्टेशियाई, फिर हेरिंग। ठीक है, डायटम स्वपोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी यानी उपभोक्ता है ये, और दूसरा जो हेरिंग है ये भी उपभोक्ता है लेकिन ये मांसाहारी है। तो ये स्वपोषी, फिर ये शाकाहारी, फिर मांसाहारी, ये क्रम चलेगा तो यही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं या अपघटक कहलाते हैं, मतलब कहलाते हैं या कहलाता है? तो इसमें अपघटक का कार्य कौन कौन करते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु में से अगर सारे करते हैं तो तीनों हो जाएंगे। तो अपघटक जो हैं, इसको सोचिए, सही उत्तर दीजिए, इसका सरल प्रश्न है। तो अपघटक जो हैं ये जो होते क्या है, सबसे पहले ये समझिए, जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, यही सब तो काम करते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म है, जैसे फफूंद है, जीवाणु है, गोलकृमि है, प्रोटोजोआ है, केचुआ है, ये सब अपघटक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो विषाणु है, विषाणु अपघटक की श्रेणी में नहीं आता है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक और जीवाणु। विषाणु नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी प्रोटोजोआ और ये सब आ जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में दो कथन दिए हैं, स्वपोषी या स्वपोषण। स्वपोषणज जो है ये स्तर पर, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। जो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन होता है उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो क्या है, दोनों सही हैं? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वपोषी संगठन और दूसरे परपोषी। स्वपोषी जो अपना खुद पोषण करते हैं, परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी संगठक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित कर लेते हैं, और प्राथमिक पोषक या उत्पादक इन्हीं को कहते हैं। जो अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं यही प्राथमिक हो जाएंगे, प्राथमिक उत्पोषक बोलेंगे या प्राथमिक पोषक इनको बोलेंगे। और इन्हीं पर जो निर्भर होते हैं, जैसे मानव है या अन्य जो परपोषित जंतु हैं, वो इन पर निर्भर होते हैं, तो वो जो है वो परपोषित कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी या हरित पादप? तो प्रथम पोषण स्तर, ध्यान रखिए, पोषण स्तर और वो दूसरी चीज और एक क्या होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं बताइए? तो प्रथम पोषण स्तर में हरित पादप आते हैं। अब मैं यही आपको समझा रहा था कि हरित पादप ये प्रथम पोषण स्तर है, और प्रथम उपभोक्ता अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना, प्रथम उपभोक्ता अगर आपसे पूछा जाता तो शाकाहारी जंतु इसमें आ जाते। तो प्रथम पोषक स्तर में कौन आएगा? हरित पादप। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव क्या है? मानव क्या है? एक निर्माता है या प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीयक उपभोक्ता है या दोनों प्रकार का उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। मनुष्य घास फूस टाइप की चीजें भी खाता है, साग वगैरह खाता है ना, फल फूल खाता है, और साथ में ये दूसरे जानवरों को भी खा जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके का ये उपभोक्ता है फूड चेन में या खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, साग सब्जियों का सेवन भी मनुष्य करता है और साथ में मांस मच्छी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है इसमें? घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी, घास गेहूं आम। तो आम वाला तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये घास मछली बकरी ये भी गलत है। घास बकरी मानव ये सही है, घास को बकरी खाती है, बकरी को आदमी खा जाता है, इंसान तो खैर चमगादड़ भी खा जाता है, मतलब यहाँ का नहीं, चाइनीज इंसान जो होता है। तो घास बकरी और मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे पर ही निर्भर करता है। तो भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। बकरी जो लोग खाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं, बकरी क्या खाती है? बकरी खाती है घास फूस, तो वो निर्भर तो घास फूस में, घास फूस नष्ट हो जाएगा तो बकरी कहाँ से आएगी? तो इस तरीके से श्रृंखला का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन
से संबंध नहीं है। पारिस्थितिक संतुलन से क्या चीज संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी चीज है इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र से, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है? जल प्रबंधन का संबंध है, बिल्कुल है। वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन और वन्यजीव सुरक्षा। अगर पारिस्थितिक संतुलन की बात करें तो डायरेक्टली जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा संबंधित है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन यहाँ से संबंधित नहीं है। इसको ऐसे मत कीजिएगा कि प्रबंधन अच्छा होगा तो मतलब वन के बारे में भी सोचेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं है ना, तो ज्यादा बुद्धि इसमें नहीं लगाने की जरूरत है। औद्योगिक प्रबंध का संबंध नहीं है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो कुछ भी अगर आपको पारिस्थितिक असंतुलन के लिए उत्तरदायी माना जाए, सबसे जिम्मेदार कारण आपसे पूछा जाए, तो आप कह देंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर वन नष्ट कर दीजिए आप तो पारिस्थितिक तंत्र पूर्णतया असंतुलित हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही है कि एरिया किसका है, किसका एरिया सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र या मैरीटाइम या ओशनिक जो भी दिया होगा वो हो जाएगा। ठीक है, भारत का ही नहीं पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, उसका 71% भाग जो है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र से घिरा हुआ है। विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है और इनमें पृथ्वी के कुल पानी का 97%, वैसे तो 71 है एरिया, लेकिन अगर जल देखा जाए वाटर कितना है तो ये 97% वाटर इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। और समृद्ध जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है और विभिन्न जैविक और अजैविक घटक यहाँ पर पाए जाते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, यूपीएससी का यह प्रश्न है, लेकिन इसको कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, क्या इसमें होगा? तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या फिर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र और फिर भूदृश्य। एक ही जाति की जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय बनाती है, कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और कई जो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं तो एक निश्चित भू क्षेत्र में या उससे एक अधिक, एक या एक से अधिक उसमें पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा ब्रॉड हो गया भूदृश्य, उससे छोटा पारिस्थितिक तंत्र, उससे छोटा समुदाय और सबसे छोटा जनसंख्या। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? अगर इकोसिस्टम आपसे पूछा जाए तो कौन सा एक वाक्य है जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय या पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका सही सबसे सटीक उत्तर है जीवों का समुदाय और साथ में ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो इसमें सभी चीजें शामिल हो गई, सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं और पारितंत्र जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटनों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील, इसमें से कृत्रिम कौन सा है? तो धान का खेत ये कृत्रिम है, वन कृत्रिम नहीं है, घास का मैदान भी कृत्रिम नहीं है, झील भी कृत्रिम नहीं है। अब आप बना सकते हैं इनको, लेकिन धान का खेत तो बिल्कुल कृत्रिम है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है इसको प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने 1935 में। एजी टॉन्सले इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी और पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है ऐसा इन्होंने बताया था, जिसकी रचना इन्होंने कहा था अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। तो अनावरण ये जो किया गया है ये इसरो के द्वारा किया गया है। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी, स्पेस की बात हो रही है तो इसरो इससे रिलेटेड होगा और इसरो ने इस मसौदे का जो अनावरण किया है, इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग के साथ काम करने की ये योजना बना रहा है। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है और कितना डेवलप कर गई है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनियों को इसमें शामिल किया जा रहा है, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग जो है उनको भी। अगला जो प्रश्न है, आरबीआई किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकों से निकासी को प्रतिबंधित करता है? अभी हाल में एक घटना हुई है और ये इसी कारण से ये चर्चा में आया है।
अभी इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का है, इससे निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये निकासी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो वर्तमान तरलता है वो खराब है, तरलता की स्थिति, तो 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार यह प्रतिबंध 6 महीने की अवधि के लिए लागू होगा और यह प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का है, उसी के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर परियोजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है? ई डीलर योजना, ई डीलर योजना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यह समझौता पीएनबी के साथ किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, मतलब पीएनबी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में हुआ है। इसके तहत तेल कंपनियों के डीलरों को पीएनबी जो है 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर इसने किया है, और इसमें बैंक कम ब्याज दरों पर, शून्य मार्जिन पर और न्यूनतम या शून्य संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगी। तो अगर समझौता हो जाता है तो ये सब शर्तें समाप्त हो जाती हैं। समझौते का मतलब ही क्या होगा अगर वैसे ही रहे सब? तो अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए इन्होंने भागीदारी की है आईआईटी दिल्ली के साथ में। भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन पर अनुसंधान के लिए समझौता किया है। 1970 के दशक के बाद आईआईटी दिल्ली में सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स में नौसेना के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया गया है। ठीक है, तो उसी कारण इससे समझौता किया गया है जिससे कि इसका विकास अच्छे से किया जा सके। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीवीएफसीएल कहां पर स्थित है? तो बीवीएफसीएल जो स्थित है ये असम पे स्थित है, असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो नॉर्मली असम में ही होती हैं, लेकिन ये एक नदी का नाम याद रखिएगा, ये नदी है दिल्ली नदी, उसके तट पर स्थित है। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग को यूरिया निर्माण इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए ये जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है नामरूप असम में, इसको 100 करोड़ रुपए अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव अभी मंजूर किया है, इस कारण से ये चर्चा में आया है, 100 करोड़ रुपए। अगला जो प्रश्न है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान COWE और इसके साथ में सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसके सिडबी के द्वारा। तो सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारत के महिला उद्यमियों का परिसंघ जो है COWE, उसके साथ मिलकर ये स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया है। स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार श्रृंखला है ये, और इसका आयोजन किया गया। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो कैबिनेट है वो दिल्ली कैबिनेट है। केजरीवाल की सरकार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। कक्षा 9 के छात्र इसमें चुने जाएंगे। 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये दिए जाएंगे, और स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान संबंधी विषयों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। कक्षा 8 में जिन्होंने 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं वो इस परीक्षा के पात्र हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित छात्रों को इसमें 5% की छूट भी दी गई है, यानी कि उनके मार्क्स अगर 55% है तब भी वो पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया आरबीआई के द्वारा। और यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि ये कब से कब तक किया गया? तो 8 से 12 फरवरी के मध्य किया गया। कब से कब तक? 8 से 12 फरवरी के मध्य किया गया। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया, और ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। वित्तीय साक्षरता यानी कि वित्त से संबंधित जानकारी दी जाती है इसमें। ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण इसका विषय रखा गया था। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021, इसको ध्यान रखिएगा कि डेप्ट डिसिप्लिन एंड लोन्स फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये इसका विषय था। और ये विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-25 के उद्देश्यों में से एक है ना। और ये जो सप्ताह मनाया गया इसमें उत्तरदायी ऋण, औपचारिक संस्थानों से ऋण और समय पर भुगतान जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से देश भर में विशिष्ट विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है।
अगला जो प्रश्न है, किस देश ने 450 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल बाबर का परीक्षण किया? तो ये बार बार वही प्रश्न आता है, पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। बाबर और जितने भी इस तरीके के नाम होते हैं, ये पाकिस्तान की मिसाइलें होती हैं। तो 450 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, सतह से सतह पर ये मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने किया है और बाबर इसका नाम है। खैर इस पे तो प्रश्न ही था। और अंतिम प्रश्न है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्यूआईपी 2021 से जुड़ सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट और कंप्लीट फुल टेस्ट आप उसमें दे सकते हैं। क्लासेस भी आपको मिल रही हैं और इससे जुड़कर आप अपने स्कोर को क्वालिटी, जो स्कोर की क्वालिटी उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कि इसकी क्यूआईपी का फुल फॉर्म है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कौन सा देश अमन अभ्यास का आयोजन कर रहा है? अमन अभ्यास का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। कराची के तट पर यह अभ्यास का आयोजन हो रहा है। 11 से 16 फरवरी 2021 तक ये अमन अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान की नौसेना कर रही है। कौन सी सेना? नौसेना। और अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया सहित 46 देश भाग रहे हैं, है ना, इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसा लगता है ये कार्यक्रम, जरूर बताएं। इसको थोड़ा सा शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, कल आपका टेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट। खूब अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। 8 बजे आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहां पर ये मिल जाएगा ऐप, और उसको आप लॉग इन करिए और फ्री में टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर चेक करिए। अगर आप टेस्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक लेके आते हैं लगातार 3 बार, तो 500-600 रुपए का जो कोर्स है वो दिया जाएगा, या इतना डिस्काउंट आपको कोर्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।